हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके वीडियो गुरु के साथ, जहां मैं आपके इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़े हुए हैं आपको बैंक की सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाने के लिए। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, हमने उस क्लास में आप लोगों को इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन समझाया था। किसके साथ? इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन बाय अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज योर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आज हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स पर जाएंगे। मतलब अब हम समझेंगे कि इनको हमको स्टेटमेंट्स में और एरर करेक्शंस में आइडेंटिफाई करना कैसे है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट रूल की तरफ। जैसा कि आप लोग आज अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ देख रहे हो, इट इज अबाउट अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए अपने कॉमन सेंस से ही पहले चलते हैं। अ नंबर ऑफ में पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? अ नंबर ऑफ मतलब एक से थोड़े ज्यादा लोग। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो नाउन का फॉर्म है इस सेंटेंस में वो क्या हो जा रहा है? आपका प्लूरल। जैसे मान लीजिए अगर हम इसे सेंटेंस में लिखना होता तो हम क्या बोलते? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। अगर हमें बोलना होगा इसको सेंटेंस में तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब द क्वेश्चन इज कि नाउन तो हमें समझ में आ गया कि नाउन हमारे इस केस में क्या हो जाएगा? प्लूरल। अब हम वर्ब की बात करें तो देखो यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। इसका मतलब अगर मेरा सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है तो मेरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर। हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज। करेक्ट। आगे अगर हम प्रोनाउन की बात करें, अगर सेंटेंस में इसकी जरूरत पड़ती तो वो भी आपके सेंटेंस में हमेशा प्लूरल होता। मतलब अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द मीटिंग टुडे। Moving on to your next rule. Now the next rule is the number of, I think one of the most frequently asked questions in exams. देखो इसको कैसे लिखा जाता है, याद ऐसे रखिएगा कि a number of जब आप बोल रहे हो तो आप ऑफ के लिए अपने नाउन को प्लूरल बना दे रहे हो, है ना। लेकिन जब आप द नंबर बोल दिए, देखो पहले तो ऐसे समझो कि जो आर्टिकल द है ये एक डेफिनेट आर्टिकल के लिए आता है ना, मतलब प्रिसाइज, डेफिनेट, है ना। तो जब आप द लगा दिए अपने नंबर ऑफ के साथ तो आपने उसके फॉर्म को, देखो स्टूडेंट अभी भी नंबर ऑफ ले रहे हैं तो वो तो वैसे भी आपके प्लूरल होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउन आपका प्लूरल ही होगा, लेकिन वर्ब का क्या किया जाए? द लगते ही नंबर ऑफ के साथ इसका जो फिगर है या उसका जो कलेक्टिविटी है वो तो सिंगुलर हो जा रहा है। इसका मतलब अगर द नंबर ऑफ होगा तो हमारे सेंटेंस में जो वर्ब जाएगा वो कौन से फॉर्म में जाएगा? सिंगुलर। और तो फिर अगर जाहिर सी बात है अगर हमारा वर्ब सिंगुलर होगा तो हमारा प्रोनाउन भी कौन से फॉर्म में चला जाएगा? वो भी सिंगुलर हो जाएगा। मतलब ये दो सेंटेंसेस दो तरीके से लिखे जाएंगे। अगर अ नंबर ऑफ होगा तो याद क्या रखिएगा कि आपका नाउन सिंगुलर होगा और आपका नाउन प्लूरल होगा और आपका वर्ब भी प्लूरल होगा, राइट। लेकिन अगर यही सेंटेंस को हमको द नंबर ऑफ के साथ लिखना होता तो हमारा करेक्शन होता द नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट की जगह क्या होता? स्टूडेंट्स इज अटेंडिंग द मीटिंग टुडे आर प्रेजेंट इन द हॉल। समझ में आया? सो बेसिकली अगर अ से जाएगा तो याद रखिएगा आपका नाउन भी प्लूरल होगा, आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। द नंबर के साथ जाएगा तो नाउन तो प्लूरल होगा क्योंकि भाई वो तो नंबर ऑफ के लिए जा रहा है, राइट। बट आपका जो वर्ब हो जाएगा वो सिंगुलर हो जाएगा, राइट। एक बार इस रूल को थोड़ा आगे बढ़ा के पढ़ते हैं। अब देखो जो हमने अभी आपको समझाया उसको एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा क्लियर करते हैं। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि जब हम अ नंबर बोलेंगे तो अ नंबर ऑफ के साथ हमारा नाउन प्लूरल हो जाएगा। तो देखो स्टेटमेंट कैसे लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग टू इम्प्रूव देयर स्किल्स इन दिस कंपनी, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपका एम्प्लॉयज जो है वो नाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि ये नाउन है और यहाँ ऑफ जा रहा है आपके नंबर के साथ तो आपका नाउन वैसे भी प्लूरल हो जाएगा। अब अ है और नंबर ऑफ जा ही रहा है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे हम इस तो यूज नहीं कर सकते, तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा? आर। उसी तरीके से जब हम द नंबर ऑफ बोलेंगे इस सेंटेंस में, अगर मान लीजिए स्टेटमेंट में आपको एम्प्लॉइज के साथ आर दिखता, देखो दिमाग में ऐसे ही जाता है। हाँ, हकीकत हम बता रहे हैं कि जब क्या होता है जब हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो हमें दिखता है भाई एम्प्लॉइज है तो एम्प्लॉइज इज कैसे हो जाएगा, है ना। एक्चुअली याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि अगर आपके सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट आपके वर्ब के बिल्कुल बगल में हो तो वो उसी का सब्जेक्ट ही हो। समझ आया? तो अगर द नंबर ऑफ दिख जाएगा तो याद रखिएगा उसका फॉर्म वर्ब का हमेशा क्या हो जाएगा? सिंगुलर। नाउन तो डेफिनेट सी बात है वो प्लूरल रहेगा। इज दैट क्लियर? चलिए इस रूल को थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आपका
जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है अ नंबर ऑफ के बारे में। अच्छा, अ नंबर ऑफ तो पढ़ लिया, राइट। अब क्या अ नंबर ऑफ ही रह जाएगा? मान लो सेंटेंस में एग्जामिनर ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और एरर करेक्शन बनाते वक्त उसने कह दिया अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। देखो, लार्ज हो गया, ग्रेट हो गया, जाहिर सी बात है वो एक सिंगल डिजिट के लिए नहीं जा रहा है। यस और नो? जब आप बोल रहे हो अ लार्ज नंबर ऑफ, तो आप पर्सन थोड़ी ना बोलेंगे। अगर आपको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा तो आप क्या बोलोगे? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, राइट। पर्सन देखो सिंगुलर नाउन है, बट हमको तो क्योंकि नाउन को प्लूरल बनाना है तो हमारे पास सेंटेंस क्या हो जाएगा? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, राइट। इन द सेम मैनर, ये वाला जो फॉर्मूला, मतलब ये जो स्ट्रक्चर आप इंग्लिश का देख रहे हो अपने सामने, अ नंबर ऑफ जो स्ट्रक्चर फॉलो करता है, सेम वही स्ट्रक्चर अ ग्रेट नंबर ऑफ एंड अ लार्ज नंबर ऑफ भी फॉलो करते हैं। इन द सेम पैटर्न, जैसे द नंबर ऑफ का स्ट्रक्चर है जहां पे आपका नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर एंड प्रोनाउन सिंगुलर, द सेम पैटर्न इज फॉलोड बाय द ग्रेट नंबर ऑफ एंड द लार्ज नंबर ऑफ। मतलब ये दोनों रूल्स दोनों ही स्टेटमेंट्स के साथ बिल्कुल इक्वली ही जाएंगे। क्लियर? इस स्लाइड को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे एरर करेक्शंस बहुत बहुत कॉमन है, स्पेशली जब हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हैं। याद रखिएगा, इनसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब आपके सेंटेंस में ये एक स्टेटमेंट लिख देंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम फर्स्ट स्लाइड की वापस बात करें, हम पीछे चलते हैं अपनी स्लाइड पे और हम इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं, राइट। मान लीजिए यहाँ द नंबर की जगह हम लिख देते द लार्ज नंबर ऑफ, राइट, द लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर हम लिख देते तो हमारा जो स्टेटमेंट हो जाता वो क्या होता? हमारा दिमाग में जा रहा है कि हम तो द लार्ज नंबर बोल रहे हैं, तब तो वहां पे आर हो जाना चाहिए, बट नहीं। अगर मान लीजिए इंप्रूवमेंट में यहाँ पे आर दिया होता तो आपका करेक्शन यहाँ पे इज ही होता, आप यहाँ पे आर नहीं लिखेंगे। समझ में आया? मतलब आपका जब भी कोई स्टेटमेंट ऐसे फॉर्म में जाए, अगर अ ले लेगा तो समझ लेना प्लूरल फॉर्म वर्ब का, अगर द ले लेगा तो समझ लेना आपका वर्ब का फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंगुलर। क्लियर? आई होप यहां तक की स्लाइड आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। नाउ व्हाट अबाउट मेनी? वर्ड इटसेल्फ इज द आंसर। इसको एक्सप्लेन करने की हमें नहीं लगता जरूरत पड़ती है, समझ में ही आ जा रहा है, हम एक से ज्यादा का बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अ गुड मैनी और अ ग्रेट मैनी, अगर देखा जाए तो इन तीनों ही टर्म्स में हम ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते तो ये सेंटेंस क्या बनता? देखो, मैनी के साथ मैनी स्टूडेंट्स होगा, है ना। जैसे मान लीजिए आज हमारी लेक्चर पढ़ने के लिए आप और आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी बैठे हैं, तो मैनी स्टूडेंट्स, हम तो यही बोलेंगे ना कि एक से ज्यादा लोग हैं तो वो क्या हो जाएंगे? स्टूडेंट्स। आर सीइंग माय लेक्चर, यस और नो? याद ऐसे रखिएगा कि अगर मैनी, अ गुड मैनी या अ ग्रेट मैनी आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाता है तो नाउन प्लूरल होगा, आपका वर्ब प्लूरल होगा और इन द सेम फॉर्म आपका जो प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल होगा। क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट मैनी अ या फिर एम? ठीक है, चलो अब ये तो थोड़ा सा डाउट वाला पोर्शन आ गया। जब मैनी था तो देखो एकदम से क्लियर हो जा रहा है कि हम मैनी में हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम मैनी अ बोल रहे हैं, राइट, मैनी अ, तो क्या करना चाहिए? हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम बहुतों की बात कर रहे हैं, या अगर सेंटेंस को तोड़ा जाए तो देखो लॉजिकली क्या निकल के आ रहा है, हम कह रहे हैं मैनी अ, मतलब बहुत सारे में से कोई एक, है ना। हमने क्या बोला? मैनी अ, मतलब अगर इस सेंटेंस को आप तोड़ दो, देखो इस दो वर्ड को अगर आप तोड़ दो तो क्या निकल के आ रहा है कि हम बोल रहे हैं बहुत सारे लोगों में से कोई एक लड़का आज मेरा शूट पढ़ रहा है, राइट, ये आज हमारी क्लास पढ़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? मैनी अ अगर इस सेंस में जाएगा तो हो जाएगा स्टूडेंट इज रीडिंग। इज दैट क्लियर? राइट, देखो याद ऐसे रखिएगा कि अगर सिंपली मैनी है तो ऑब्वियस बात है मैनी, अ गुड मैनी और अ ग्रेट मैनी। अगर आपका आर्टिकल ए आपके मैनी के पहले बैठता है, ठीक है, तो वहां पे आपका नाउन भी प्लूरल और आपका वर्ब भी प्लूरल, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैनी के बाद में आर्टिकल आता है तो याद रखिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट होगा और आपका वर्ब होगा वो उस आर्टिकल को फॉलो करेगा। इस केस में वो आर्टिकल आपका कौन सा हो जा रहा है? ए। तो मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि अगर मैनी या स्टेटमेंट में आएगा तो नाउन भी सिंगुलर होगा जैसा स्टूडेंट है, और वर्ब भी सिंगुलर होगा जैसा आपका इज है। इज दैट क्लियर? In the same pattern, what if I say many a or a good many good a, या फिर a many a great भी होगा, तो याद रखिएगा आपका नाउन उस केस में भी वहां पे वो सिंगुलर होगा। मतलब आप एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं
मैनी अ ग्रेट स्टूडेंट, मतलब इस यूनिवर्सिटी में, जैसे मान लीजिए कि हम अपनी यूनिवर्सिटी चलाते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी से कुछ बहुत अच्छे बच्चे निकल के गए हैं, तो हम स्टेटमेंट अगर बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, मैनी अ ग्रेट स्टूडेंट राइट हैज पास्ड दिस यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली अगर सेंटेंस में मैनी के बाद आर्टिकल ए आएगा तो जो फॉर्म सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेगा वो हमेशा हो जाएगा सिंगुलर। इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं ताकि आप लोगों को इन पॉइंट्स पे हम थोड़ा और एलैबोरेट कर दे विद एग्जांपल्स आल्सो। लेट्स सी, यहां लिखा है फर्स्ट सेंटेंस में अ ग्रेट मैनी, बस रुक जाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां तक अगर हम रुक जाएं तो हमको क्या दिख रहा है, हमने आपसे पहले ही बोला था कि अगर आर्टिकल ए पहले आ रहा है तो स्ट्रक्चर का फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यस और नो, स्ट्रक्चर का फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लूरल। सो बेसिकली अब हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, अ ग्रेट मैनी, क्योंकि ये तो मैनी को फॉलो करता हुआ चल रहा है ना, तो हमारा नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, मतलब करेक्शन हो जाएगा इंस्टीट्यूशंस, और आर मतलब वहां इस तो जाएगा नहीं, ऑब्वियस बात है, मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आर प्रोवाइडिंग लैब फैसिलिटीज टू देयर स्टूडेंट्स। इन द सेम वे अगर मान लो मैनी एन हो जाता, मतलब अब मैनी पहले है और आर्टिकल उसके बाद में आ रहा है, चाहे ए चाहे एन, क्योंकि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू हमने इसे प्रीवियस क्लास में ही पढ़ाया था, वो हमेशा 1 होता है ना। अब देखो मैनी एन अगर होगा तो ऑब्वियस बात है एन तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जाएगा, तो आपका इंस्टीट्यूशन भी सिंगुलर है और आपका वर्ब का फॉर्म भी क्या हो जा रहा है, सिंगुलर। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। याद रखना ये कॉन्सेप्ट्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर आपको एक बार एक का रूल समझ में आ जाएगा तो बाकी सारे रूल्स उसी को लेके चलते हुए आते हैं, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सबसे कंफ्यूजिंग सेक्शन पे, राइट। चलो देखते हैं। अगर हम इस स्लाइड की बात करें तो देखो हमारे पास वर्ड्स हैं आपके सामने, आप लोग सब देख लीजिए। ये वर्ड्स एवरी से बने हैं, ठीक है। एवरी वन, एवरीबडी, एवरीथिंग, हर एक चीज, हर एक इंसान, हर एक शख्स, या फिर कोई भी नहीं, नो वन, या फिर कोई इंसान भी नहीं ना कोई चीज, ठीक। उसी तरीके से समवन, समबडी, समथिंग, कोई एक इंसान, कोई होगा या फिर कोई एक चीज होगी। उसी तरीके से एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, ये जितने स्ट्रक्चर्स अभी आप अपने सामने देख रहे हैं, याद रखिएगा इनका स्ट्रक्चर का जो फॉर्म होता है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ योर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। नाउ आई विल स्ट्रेस अपॉन इट बिकॉज इनसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर आते हैं, एवरी ईयर। अब इसको याद कैसे रखना है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझा जाए। अच्छा एक बात बताओ, हम मान लो तुम सबको एक साथ पढ़ा रहे हैं, या मान लीजिए आपके साथ आपके 10 फ्रेंड्स बैठ के हमारी इंग्लिश की क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एवरीवन आर रीडिंग होगा या इज रीडिंग होगा, ये बताइए। पहले तो समझते हैं एवरी का मतलब क्या निकल के आ रहा है, एक बात बताओ। एवरी मतलब सारे लोग एक साथ, है ना। अगर हमें अलग अलग करना होता तो हम ईच बोल देते, लेकिन हम आप सबको एक साथ पकड़ के चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम आपको सारे लोगों को एक की तरह ट्रीट भी तो कर रहे हैं, यस और नो। अब देखो जब हम पहले एवरी को समझ लिए तो अब इतना क्लियर हो रहा है कि एवरी का जो फॉर्म हो रहा है वो जा रहा है सेंटेंस में कैसा, सिंगुलर। उसी तरीके से एवरी चाहे अपने साथ वन ऐड कर ले या फिर वो एवरीबडी हो जाए या एवरीथिंग हो जाए, याद रखिएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि वो अपनी पूरी चीज को एज वन ट्रीट कर रहा होता है। क्लियर? अब नो वन तो एकदम से क्लियर हो जाए, नो वन का मतलब कोई भी नहीं जाएगा। अब कोई नहीं जाएगा तो एक से ज्यादा का तो सवाल ही नहीं उठता, मतलब प्लूरल तो बन ही नहीं सकता, है ना। नो वन में तो प्लूरल बनाने का सवाल ही नहीं उठता, तो इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर तो वैसे भी सिंगुलर होगा। उसी तरीके से नोबडी और नथिंग, ये देखो पूरा डिस्कार्ड कर दे रहा है, तो इसको समझना ज्यादा दिक्कत नहीं है। बच्चे कंफ्यूज कहां पे होंगे, एवरी में और सम में। सम में हमारा दिमाग देखो कैसे जाता है कि कोई है ना, कुछ है। देखो कुछ में और कोई में दोनों में बहुत अलग से डिफरेंस आ रहा है। सेंटेंस को ऐसे समझना कि जब हम बोलते हैं आप लोगों को एवरी, तो हम बोलना चाह रहे हैं कि आपकी क्लास में सारे बच्चे एक साथ, राइट। तो क्योंकि ये एक को ही रेफर कर रहा है तो वर्ब भी उसी को रेफर करता हुआ चलेगा, हम तो सबको एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं ना, यस और नो। तो हमने रूल क्या पढ़ा कि आपके पास गिवन स्लाइड में जितने भी वर्ड्स हैं वो हमेशा अपने साथ जो वर्ब फॉलो करते हैं वो सिंगुलर होगा, और अगर सेंटेंस में फर्दर किसी हिस्से में आपका कोई प्रोनाउन आएगा तो वो भी सिंगुलर होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम बोले एवरी वन शुड रिस्पेक्ट
फिर से ध्यान दीजिएगा हम क्या लिख रहे हैं, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। ठीक है, हमने स्टेटमेंट तो लिख दिया। अब आप देखो एवरीवन के साथ हमने आपसे क्या बोला था कि वर्ब तो सिंगुलर होगा, साथ ही साथ मेरा प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। यहां पे इस सेंटेंस में जो प्रोनाउन एवरीवन को दिया जा रहा है वो आपके सेंटेंस में क्या है, देयर, राइट। ये देयर तो एवरीवन के लिए आ रहा है ना, तो इसका मतलब मेरा ये जो स्टेटमेंट लिखा है हमारा वो भी गलत हो जाएगा। मेरा करेक्शन यहां पे क्या हो जाएगा, देयर की जगह मेरा स्टेटमेंट हो जाएगा हिज। याद रखिएगा अगर मेरे सेंटेंस में इनमें से कोई भी फॉर्म आता है, आपका कोई भी ऐसा इंग्लिश वर्ड आता है जो स्ट्रक्चर में जा रहा है, तो उसका नाउन भी सिंगुलर होगा, सॉरी उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा और उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको थोड़ा और सॉर्ट आउट करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा क्या जा रहा है, एवरीवन नोज अबाउट द रीसेंट अर्थक्वेक इन जापान। न्यूज टेलीकास्ट हो गई और ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर द ग्लोब हम सबको पता चल गया कि जापान में अर्थक्वेक आया। तो हम सबको पता चल गया ना, तो हम तो हमारी कम्युनिटी को एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं। हमने एक ग्लोबल न्यूज पढ़ी तो हमने बोला सबको पता चल गया कि जापान में अर्थक्वेक आया, है ना। हमने हमारी कम्युनिटी को एज वन ट्रीट कर लिया, राइट। तो देखो यहाँ पे जो हमारा वर्ब जा रहा है वो भी सिंगुलर जा रहा है। याद रखिएगा नो वर्ड जो है वो एक्चुअली एक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो हमेशा नोज होता है और रूल के अकॉर्डिंग हम एकदम सही जा रहे हैं। एवरीवन क्योंकि आपके सेंटेंस में है तो इसका मतलब इसका जो फॉर्म जाएगा वर्ब का वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्लियर? उसी तरीके से नथिंग आर रिक्वायर्ड हम बोल सकते हैं क्या, अरे तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। टू बोस्ट द प्रोसेस, कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब एक से ज्यादा का तो सवाल ही नहीं उठता। अब अगर एक से ज्यादा नहीं होगा तो प्लूरल हो भी नहीं सकता, है ना। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन। नोबडी के साथ या नथिंग के साथ भी हमारा जो वर्ब जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, हमेशा सिंगुलर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर यहां तक कि आप लोगों की स्लाइड क्लियर है तो इतना तो कंफर्म है कि बैंकिंग एग्जाम्स में अगर आप एरर्स अटेम्प्ट करने जाओगे तो आप लोगों के 2 मार्क्स लगभग तय है, 2 मार्क्स लगभग तय, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट अबाउट ईच? अच्छा चलो ईच को ना तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया या क्लियर हो गया तो आपको इसके बाद इसमें कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, है ना। मतलब हम हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम एक क्लास को पढ़ाते हैं तो हमने बोला ईच गर्ल या ईच बॉय, ठीक है, ईच गर्ल या ईच बॉय इज परफॉर्मिंग। अब अगर हम हिसाब से देखें तो हमें तो लग रहा है एक से ज्यादा बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां तो आर होना चाहिए, यस और नो। लेकिन एक बात बताइए, आप सब एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं या अलग अलग इंडिविजुअली हमारे लिए परफॉर्म कर रहे हैं? ईच का मतलब होता है एक, इसका मतलब हम एक्चुअली बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की। अब अगर आप इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो इतना तो क्लियर है कि ईच का जो फॉर्म हो रहा है वो सेंटेंस में क्या हो जा रहा है, सिंगुलर। क्लियर? अब मान लो इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा और आप लोगों को इलैबोरेट कर दें। नाउ व्हाट, हमने अभी आपको एवरी पढ़ाया, हमने एवरी के साथ भी आपको सेम चीज समझाई कि हम यहाँ पे सारे लोगों को एज वन ट्रीट कर रहे हैं। इसका मतलब एवरी का फॉर्म भी क्या हो जा रहा है, सिंगुलर। ईदर का मतलब क्या होता है और नीदर का मतलब क्या होता है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए सब लोग। ईच एवरी के साथ तो देखो एकदम से क्लियर हो गया कि इन दोनों फॉर्म्स हमेशा सिंगुलर है। क्यों हो रहा है हमने आपको रीजन समझा दिया, है ना। ईदर पे देखते हैं। देखो ईदर का मतलब क्या होता है, ईदर मतलब होता है या तो ये, मतलब दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, यस और नो। तो क्योंकि दो में से ये किसी एक ही ऑल्टरनेटिव के लिए जा रहा होता है तो इसका मतलब ये प्लूरल नहीं हो सकता। हमने फिर से क्या बोला, ईदर का मतलब देखो हमने बोला ईदर राम और श्याम विल गो टू द पार्टी, तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, या तो राम पार्टी जाएगा या श्याम। इसका मतलब दोनों नहीं जाएंगे, दोनों में से कोई एक जाएगा, हाँ या ना। तब इसका मतलब देखो क्या निकल जा है कि ईदर भी अपने साथ जो फॉर्म लेता है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर, राइट। अब नीदर समझते हैं। नीदर का मतलब होता है ना तो ये, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा, है ना। अब अगर दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा तो प्लूरल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो यहाँ पे एक भी ऑल्टरनेटिव नहीं जा रहा, राइट। तो इसका मतलब नीदर भी अपने साथ जो फॉर्म यूज कर रहा है वो क्या हो रहा है, सिंगुलर। इज दैट क्लियर?
अब समझ में आना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखो हमने इसको एकदम पार्ट्स में ब्रेक किया। ईच को याद रखने का तरीका सबसे आसान है, सबसे आसान मतलब ये हर एक इंडिविजुअल या प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो ये तो है सिंगुलर, राइट। एवरी वर्ड भले कंफ्यूजिंग है लेकिन समझना आसान है। एवरी मतलब सारे लोग एक साथ, तो इसका मतलब इसका फॉर्म भी सिंगुलर। ईदर का मतलब या तो एक ऑल्टरनेटिव या दूसरा, मतलब दो तो नहीं जा रहे, एक ही जा रहे, मतलब ईदर का फॉर्म भी क्या जाएगा, सिंगुलर। उसी तरीके से नीदर, नीदर में तो क्योंकि दोनों ऑल्टरनेटिव नहीं जा रहे, ये तो डायरेक्टली नेगेट ही कर दे रहा है कि दोनों में से कोई नहीं, इसका मतलब इसका फॉर्म भी क्या चला जाएगा आपका, सिंगुलर। इज दैट क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। याद रखिएगा, इनके फॉर्म्स याद रखना सबसे आसान है। इनके साथ का जो नाउन जाएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा और इनका वर्ब भी सिंगुलर विद अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। Is that clear? Hoping I have cleared this slide for you people. Now we'll do it further with a lot of examples ताकि आप लोगों को इसमें कोई और further दिक्कत ना हो। देखो यहाँ क्या लिखा है, आपके पास एक स्टेटमेंट है, each stakeholder, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, each stakeholder। अब इस सेंटेंस को अगर तोड़ा जाए तो क्या निकल रहा है कि हर एक स्टेक होल्डर ने, है ना, इन्वेस्टेड मोर देन 2 लाख इन दिस प्रोजेक्ट, यस और नो। अब देखो यहां पे क्योंकि ईच जा ही रहा है तो आंख बंद करके समझ में आ गया कि हम एक इंडिविजुअल इंसान की बात कर रहे हैं। हर एक स्टेक होल्डर इंडिविजुअली इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपए से ज्यादा, है ना, तो इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल अपने साथ इंडिविजुअल फॉर्म ही लेगा, आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। हम ये नहीं बोलेंगे ईच स्टेक होल्डर हैव इन्वेस्टेड, समझ आया? उसी तरीके से ईदर, अभी समझाया था ना, ईदर में वर्ब का फॉर्म सिंगुलर होगा, तो देखो कैसे स्टेटमेंट बना है, ईदर स्टेक होल्डर इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट। हम क्या देख रहे हैं कि ईदर स्टेक होल्डर इज इंटरेस्टेड, मतलब दोनों स्टेक होल्डर से हम बात करके आए, लेकिन हमें बात करके लग रहा है कि दोनों में से कोई एक ही इंटरेस्टेड है और इन्वेस्ट करेगा इस प्रोजेक्ट में। तो देखो यहां पे भी जो आपका वर्ब का फॉर्म जा रहा है वो क्या बन जा रहा है, सिंगुलर। सा क्लियर? Hoping this section of yours is clear, so trust on me, 2 marks of yours is completely in your hands. ठीक है, चलो अब इस स्लाइड को थोड़ा और फर्दर इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ एंड योर लास्ट स्लाइड। एक रिवीजन करते हैं, लेकिन इस वाले रिवीजन में एक छोटा सा एक्सेप्शन किया हुआ है आपके लिए। स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। आपके पास एक स्टेटमेंट है जो 2 फॉर्म्स में लिखा गया है। स्टेटमेंट को देखते हैं। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ईच इज डूइंग हिज वर्क। अब हमने तो अभी आपको पढ़ा दिया कि भाई ईच है तो सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो सिंगुलर हो जाएगा और जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा। चलो भाई ठीक है, तो क्या दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है? दूसरे वाले स्टेटमेंट में देखो हम क्या बोल रहे हैं, द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ईच आर डूइंग देयर वर्क, राइट। अब अगर देखा जाए तो कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत? हिसाब से तो देखने में भाई हमने रूल में अभी तक जो पढ़ा है आप सही जा रहे हैं कि वो सिंगुलर होना चाहिए और मेरा प्रोनाउन सिंगुलर होगा, बट ये केस यहाँ पे नहीं होगा। आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत है, और वो क्यों गलत हो रहा है अब ये समझते हैं। नाउ दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ योर ईच स्लाइड। याद रखिएगा, जब भी ईच आपके सेंटेंस को स्टार्ट करता है, ठीक है, जब भी ईच आपके सेंटेंस को स्टार्ट करता है तो आपका नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन मान लीजिए आपके सेंटेंस में नाउन पहले आया और वो प्लूरल फॉर्म में हो, ठीक है, और वो प्लूरल फॉर्म में हो, तो इसके बाद अगर ईच आपके सेंटेंस में आएगा तो वर्ब का जो फॉर्म होगा वो प्लूरल हो जाएगा। याद रखिएगा, दिस रूल इज अ वेरी वाइटल एक्सेप्शन ऑफ ईदर और केस। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दिस, कि अगर हमारे पास सेंटेंस में हमारा नाउन प्लूरल है और ईच हमारे प्लूरल नाउन के बाद आ रहा है, तो जो वर्ब हमारे सेंटेंस में जाएगा वो कभी सिंगुलर नहीं होगा, वो प्लूरल ही रहेगा। दिस इज द एक्सेप्शन केस ऑफ ईच। इसका मतलब मेरा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सही है। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो हमारा नाउन है वहां पे इस सेंटेंस में क्या हो जा रहा है, प्लूरल हो जा रहा है। ईच इसके बाद आ रहा है तो इसका मतलब मेरा करेक्शन क्या हो जाएगा, आर डूइंग देयर वर्क। मतलब मेरा जो प्रोनाउन होगा सेंटेंस में वो भी कौन से फॉर्म में होगा, बिल्कुल प्लूरल। अब अगर देखा जाए तो क्या ये थर्ड स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो इस थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, हमारा जो नाउन दिया हुआ है सेंटेंस में वो प्लूरल फॉर्म में है,
है ना, द टीचर्स ईच। अब ईच हमारे प्लूरल नाउन के बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा करेक्शन इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर डूइंग देयर वर्क। इज दैट क्लियर? टू रिवाइज दिस टॉपिक अ बिट, याद क्या क्या रखना है अब समझते हैं। ईच एवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। ईच एवरी नीदर ईदर आपके सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म में मिलते हैं, ठीक। ईच प्लूरल हो सकता है सेंटेंस में, कब प्लूरल होगा, जब सेंटेंस में आपका नाउन प्लूरल फॉर्म में हो और नाउन के बाद में, मतलब उस प्लूरल नाउन के बाद में आप ईच को यूज कर रहे हो। इन दैट केस आपका वर्ब एक्सेप्शन फॉलो करेगा और वो क्या बन जाएगा आपके सेंटेंस में, बिल्कुल प्लूरल। अगर यहां तक की स्लाइड आप सबको क्लियर है तो नेक्स्ट डे की स्लाइड में हम थोड़े से प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के साथ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ और रूल्स के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड यू हैव रेड इट ऑल एज वेल। इसको रिवाइज जरूर करते रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के 3 मार्क्स यहां से कंफर्म हो जाएंगे। हैव अ गुड डे।